हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की सीटेट की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए सीटेट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए वीडियो लेकर के आता हूँ। ये आपका पार्ट 1 का वीडियो है और ये पार्ट 1 का आपका पार्ट 6 है। इससे पहले 5 वीडियो आपको दे चुका हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से उन सभी वीडियो को आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं सीटेट 2022-23 के लिहाज से जो भी एग्जाम में पूछे हुए हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं वैसे प्रश्नों को लेकर के आता हूँ। इसमें सीटेट प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं और उसके अलावा और भी टेट्स जो होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न करा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है, यहाँ को पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि संख्या बराबर क्या होता है। संख्या बराबर आपका क्या होता है, भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होता है, शेष होता है या फिर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष होता है। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का क्या है, 5 गुना है। 5 गुना अर्थात हमने भागफल को यदि x मान लिया तो आपको भाजक क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। जब हम भागफल को x मान लेंगे तो भाजक क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब आगे देखिए कह रहा है कि शेषफल का 2 गुना है। जो शेषफल है ना, इसका ये क्या है, 2 गुना है। जो शेषफल है वो 2 गुना है और शेषफल यहाँ पर दिया हुआ है कि ये क्या है आपको 5 है और यह क्या है 2 गुना है। यह क्या है आपको 2 गुना है। तो यदि हम भाजक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपको 5x हो जाएगा। 5 गुना 2 के अच्छा तो उसके 2 गुना है। तो यहाँ पर जो 5x हो जाएगा भाजक वो कितने के बराबर हो जाएगा, 5 गुने 2 के बराबर हो जाएगा। ऐसा है, कितनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और जब आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि तो संख्या क्या है। यहाँ पर संख्या के बारे में पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। तो बस इसी में आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है और आपका संख्या निकल जाएगा। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, भाजक 5x तो 5 गुना x का वैल्यू कितना है 2 है, गुना भागफल क्या है x है और x का वैल्यू क्या है 2 है और प्लस शेष कितना है आपका 5 है। और इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। ये ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा 5 गुना के 10 गुना के 20 और 5 25। तो ये संख्या क्या होगी आपकी 25 होगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग आपको यहाँ पर निकालना है। तो 5 क्रमागत संख्याएं यदि एक पहली संख्या x हुई तो उसकी अगली वाली संख्या क्या होगी, x + 1 हो जाएगी। उसके अगली वाली x + 2 हो जाएगी। उसके अगली वाली x + 3 हो जाएगी और उसके अगली वाली x + 4 आ जाएगी। तो 5 संख्याएं हो गई आपको। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनका योग जो है वो 20 है। इनका योग क्या है आपको 20 है। ये इनका योग 20 है अर्थात इनको यदि हम जोड़ लें तो 20 के बराबर है। इतनी बात आपको पता चल गई। अब x को जोड़ लीजिए, x कितने हैं 5 है तो कितने हो जाएंगे 5x हो जाएगा। प्लस इन संख्याओं को जोड़ लीजिए 1 2 3 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। अब 20 के बराबर है तो 20 के बराबर हो गया। अब यहाँ से 10 उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो गया आपका 10 हो गया। अर्थात x की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या निकल करके आ गई, वो आ गई आपको 2। अब x की वैल्यू आपको यहाँ पर 2 निकल के आ गई। तो संख्याओं का योग क्या है यहाँ पर, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पहली वाली 3 है अर्थात ये जो है 1 2 3 संख्याएं हैं इनका योग क्या होगा यहाँ पूछ रहा है। अर्थात पूछ रहा है कि x + x + 1 प्लस x + 2 का योग क्या होगा यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है। तो 2 2 4 2 6 प्लस 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो 6 3 9। तो संख्या का योग क्या हो गया 3 क्रमागत संख्याओं का योग 9। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्र घेरता है। जो एक वर्ग है, वर्गाकार तार पर बिछाया गया है और वो 144 वर्ग सेंटीमीटर क्या करता है, क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए, ये मान लीजिए जाए कि यह वर्ग है, ये आयत की तरह दिख रहा है लेकिन ये वर्ग है। अब कह रहा है कि इसी तार को यदि आयत के रूप में मोड़ दिया जाए, इस तरह से मोड़ दिया जाए, तो कह रहा है कि जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई कितनी है आपको 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो इस जो आयत के रूप में इसी तार को मोड़ दिया जाए तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा, इसी को यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप जान रहे हैं कि ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है 144। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और यहाँ पर दिया है कि वो है 144। तो भुजा स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा 12। ठीक है, आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जब आपको ए की वैल्यू 12 पता चल गई, तो इसका यदि हम वर्ग की परिमाप कहें तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम परिमाप कहें कि परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आप जानते हैं कि 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा होता है। तो एक हो गया आपको 48, 4 गुणा 12 अर्थात 48। जो वर्ग का परिमाप है वो हो गया 48। और जो वर्ग का परिमाप है वही तार की लंबाई है। जो वर्ग का परिमाप नहीं, यहाँ पर 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। जब क्षेत्रफल घेरेगा तो जो क्षेत्रफल घेरेगा 48, जो उसका परिमाप है वही यहाँ पर क्षेत्रफल घेर रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ग का परिमाप है वही यहाँ पर क्या हो जाएगी, तार की लंबाई हो जाएगी। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जब तार की लंबाई आपकी 48 है, तार की लंबाई अर्थात इस जो वर्ग है, जो इसका आयत है, आयत का परिमाप भी आपका 48 होगा। आयत के परिमाप में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी जो भुजा है कितनी है, 16 है। भुजा जो है 16 है। तो आप जानते हैं कि चूंकि जो उसका परिमाप होता है आयत का परिमाप आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अर्थात x प्लस वाई। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि लंबाई कितनी है, 16 है। तो यहाँ पर परिमाप के बारे में यदि हम लोग निकालें तो यहाँ 2 इंटू लंबाई कितनी है आपको 16 है और चौड़ाई आपका y मान लिए हैं। और यहाँ पर परिमाप जो इसका परिमाप है वही इसका परिमाप होगा और इसका परिमाप कितना है आपको 48 है। आशा है कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 2 से क्या हो जाएगा, आपको कैंसिल हो जाएगा 24 बार में। तो यदि हम y की बात करें कि y कितना आएगा, तो 16 क्या आ जाएगा, इसमें से घट जाएगा। जब 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, आपको 8 हो जाएगा। अर्थात तो y की वैल्यू आपको 8 आ गई। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितना क्षेत्रफल घेरेगा, ये जो है कितना क्षेत्रफल घेरेगा, ये आयत। तो जब आपको y की वैल्यू आ गई और x आपको पता है कि 16 है और y आपको 8 है, तो यहाँ पर इस आयत का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। आयत का क्षेत्रफल आपको क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात 16 गुना 8 हो जाएगा। अब 16 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 128। 128 8 चौके 48 और 8 4 12, ठीक है। तो 128 आ जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और यही यहाँ पर पूछ रहा है। जब ये समझ में आ गई चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। ये भिन्न दी हुई है और कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी और उसके बाद वाली जो बड़ी है उसको बताइए कि इनमें से कौन से ऑप्शन है। तो इसको बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आसान है। आसान ये है कि इसमें डायरेक्ट आप भाग करके उनका देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भाग दीजिएगा, यदि 5 में 6 से भाग दीजिएगा, यहाँ 5 में 6 से यदि आप भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, ये 8 छके 48 अर्थात 0.8। 8 छके अभी 2 बचेगा तो 6 18, ये हो गया आपका इस भिन्न का मान। यदि इस 3/4 के बारे में बात करें तो उसमें भाग दीजिए तो 7 चौके 28, तो ये कितना हो जाएगा 0.7। 7 चौके 28, अभी 2 बचा तो 4 5 20, 0.75। और 1/2 में यदि कीजिएगा तो इसका यदि बात कीजिएगा तो 0. कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा 36
18 जाएगा, 18 अर्थात 0.66 हो जाएगा, और 3 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0.6 हो जाएगा। आशा है कि इतनी तो बात आप जानते हैं भाग देना। अब ध्यान से देखिए, ये 0.83 है, 0.75 है, 0.5 है, 0.66 है, 0.6 है। इनमें से सबसे बड़ी दो कौन है? तो सबसे बड़ी में 0.83 पहला नंबर पाएगा, दूसरा नंबर पाएगा 75, अर्थात 56 बड़ा हो जाएगा 3/4 से। तो 56 बड़ा हो जाएगा 3/4 से, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो एक बार और इसे देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। तो जो अस्मिता पहुंचती है 15 मिनट पहले, अर्थात 8:15 को पहुंचती है। ठीक है, आगे प्रश्न में कह रहा है कि वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंचती है, जो कि गोष्ठी के लिए। यदि सहकर्मी की बात किया जाए, ये तो है अस्मिता पहुंची। ठीक है, ये क्या आपको पहुंची? अस्मिता पहुंच गई, अस्मिता पहुंच गई। और यदि यहीं पर सहकर्मी की बात कही जाए कि सहकर्मी क्या करती है, इसके आधा घंटा बाद पहुंचती है, और अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंचती है, अर्थात वो क्या होगी? बाद में पहुंचेगी। तो बाद में पहुंचेगी अर्थात 8:45 पर पहुंचेगी। ठीक है, आगे प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। आगे प्रश्न में क्या कर रहा है कि जो गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। अब जो है ये गोष्ठी में क्या 40 मिनट देरी से पहुंचा, ये 40 मिनट देरी से पहुंचा, अर्थात गोष्ठी का टाइम कब हुआ? 8:05 हुआ, क्योंकि 40 मिनट क्या हुई? देरी से पहुंची, तो देरी तो गोष्ठी पहले भी ना होगा, तो अर्थात गोष्ठी कितना हो जाएगा? जो 40 मिनट देरी से पहुंची तो उसको घटा दीजिए 40 मिनट को, तो गोष्ठी का टाइम आपको निकल जाएगा, अर्थात 8:05 को क्या होगा? गोष्ठी का समय है। तो आगे पूछ रहा है कि गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? यही था, जो गोष्ठी का समय था यही निर्धारित समय था। तो 8:05, 8:05, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को, यहाँ पर कह रहा है कि 1 गुणा 1 का वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1, और ये क्या है? 48 है। ये क्या है? आपको 48 छोटे वर्ग हैं। आगे कह रहा है कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर को कुल कितने तरह से इसे व्यवस्थित किया जा सकता है, उसको यहाँ पर पूछ रहा है। तो 48 जो क्षेत्रफल है इसे कितने तरीका से हम, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि ये ब्लॉकेज है। ठीक है, 1/1 के रूप में इन्हें बांट दिया है। ठीक है, इसी तरह से जितने हैं 48 है, इस तरह से 48 ब्लॉकेज हैं। और कह रहा है कि इसको कितनी तरीका से व्यवस्थित किया जा सकता है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि उसे उन 48 को इस तरह से रख सकता है। ठीक है, व्यवस्थित कर सकता है, या फिर आपको 24 इस तरह से 2 लाइनों में उसको व्यवस्थित कर सकता है, 24-24 करके। ठीक है, इस तरह से उसको व्यवस्थित कर सकता है। यहाँ पर वो बात कह रहा है, यहाँ कह रहा है कितने तरीका से व्यवस्थित कर सकता है, उसी के बारे में यहाँ पर वो पूछ रहा है। ठीक है, आशा है कितनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये है क्या है? 48 है। यहाँ पर जो है वो है 48 है। अब 48 को कितने तरीका से व्यवस्थित किया जा सकता है, इसके बारे में सोचिए। 48 को या तो हम एक रो के रूप में लिख सकते हैं। एक रो में रूप में लिखने का क्या है? 1 और 48। ठीक है, 1 गुणा 48 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात एक ही रो में सभी 48 ब्लॉक को हम लोग सजा सकते हैं, जो स्क्वायर है 1/1 के। या फिर हम लोग कर सकते हैं इसको 2 और 24 के रूप में, 2 ब्लॉक बनाएंगे और 24-24 रखेंगे। या फिर हम लोग 3 कर सकते हैं, 3 और 16 के रूप में। ठीक है, या फिर हम लोग कर सकते हैं 4। ठीक है, अब 4 के रूप में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 के रूप में हम लोग करेंगे तो बच्चों के 48। ठीक है, 12 बना के 24, 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 रो बनाएंगे और 12-12 का करेंगे। या फिर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर 5 तो होगा नहीं, 6। ठीक है, 6 और 8। ठीक है, यदि 8 छके 48। इन्हीं 5 तरह से हम लोग इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इसमें पॉसिबिलिटी है तो आप चेक कर सकते हैं। 1 48 हो गया, 2 24 हो गया, 3 16 हो गया, 4 12 हो गया, और यहाँ पर आपको 6 8 हो गया।
तो आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आ गई होगी तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कर रहा है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, हर सेट में ही एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पर कह रहा है ये कक्षा जो है एक लाइन में विद्यार्थी है जिसमें जो रूही का स्थान है, जो रूही का स्थान है यहाँ पर आपको 19वां है। ये जो स्थान है उसका 19वां है। तो आप कह रहे हैं कि उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कुल कितने छात्र हैं। और रूही का स्थान इधर से भी 19वां है और इधर से भी 19वां है। तो जब ऐसा आपको प्रश्न दिखे ना तो कुछ नहीं करना है, जो रूही का स्थान है 19वां, 19 में एक बार 19 जोड़ना है और एक घटा देना है, एक बार जोड़ना है और उसमें से एक घटा देना है। तो कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। आशा है कितनी बात आपको समझ में आएगी। तो उस कक्षा में कितने थे, उस लाइन में कितने विद्यार्थी थे, तो यहाँ पर आपको हो गए 37 विद्यार्थी थे। अब यहाँ बात करें यदि ये 19वां है तो इधर से 18 होंगे विद्यार्थी, तो 19वां पर रूही पड़ेगी और इधर से भी कितने 18 होंगे विद्यार्थी, तो 19वां पर रूही पड़ेगी। 18 18 36 और 19वां एक है रूही, तो कुल कितने हो गए 37, अर्थात उसमें लाइन में कितने थे 37 विद्यार्थी थे। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई अंक इकाई अंक का दोगुना है, तो संख्या क्या है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि संख्या इस तरह से रूल से भी बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन से और भी आसानी से बनेगा। संख्या खाली आपको प्रश्न पढ़ना आना चाहिए कि अब कैसे प्रश्न को पढ़ना है। संख्या 100 के आधे से अधिक है, संख्या 100 के आधे से अधिक है अर्थात तो क्या होगी 50 से अधिक होगी, तो 50 से अधिक, तो इसमें सभी संख्या है। आय करा कि यह दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। यहाँ पर 6 दहाई से अधिक अर्थात 60 से अधिक है और 8 दहाई अर्थात 80 से कम है। तो ये संख्या कैंसिल होगी, बाकी ये 3 संख्याएं बची। अब कह रहा है कि इनके अंकों का योग 9 है, इनके अंकों का योग, तो इन तीनों के अंकों का योग भी आपको 9 है। कह रहा है कि इसका दहाई अंक इकाई के अंक का दूना है। दहाई का जो अंक है इकाई से दूना है, तो क्या ये दूना है, नहीं ये दूना है, नहीं है दूना यही है। तो ये आपको 6 क्या है, 3 का दूना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि ये जो है आपका वस्तुओं की दी गई है दरें और नीचे कह रहा है कि सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, एक पैकेट क्रेयॉन, तो क्रेयॉन का एक पैकेट की कीमत 15-50 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कह रहा है एक पैकेट जो है उसका क्रेयॉन है और आगे कह रहा है यहाँ पर कि 2 पैकेट पेंसिल है। तो एक पैकेट क्रेयॉन की कीमत यदि कही जाए तो आपको 15 रुपए 50 पैसे होंगी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कीमत, ठीक है। तो ये आपको 15-50 पैसे होंगे। और आगे कह रहा है कि 2 पैकेट पेंसिल, तो पेंसिल यहाँ पर देखिए कि पेंसिल कितना है 14 रुपए है। तो 2 पैकेट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 28 रुपए हो जाएंगे। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे कह रहा है कि एक पैकेट स्केच पेन, एक पैकेट स्केच पेन, तो स्केच पेन एक पैकेट की कीमत कितनी है 22 रुपये 50 पैसे। तो इसमें 22 रुपए आपको 50 पैसे जोड़ देना है। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक पैकेट आपको स्केच पेन होगा, एक कैंची, एक कैंची की कीमत यदि कही जाए तो कितनी है आपको 17 रुपए है। अब देखिए आगे और भी कह रहा है, एक कैंची हो गई और चमकीले कागज की 5 सीटें, ठीक है। चमकीला जो कागज है उसके 5 सीटें हैं, तो ये कितने हैं 2.5 रुपए की है। जो चमकीला कागज है 2.5 रुपए की है, तो इसमें 5 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12.5 रुपए हो जाएंगे। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर है कि एक पैकेट सजावटी आपको स्टिकर खरीदा है, एक पैकेट सजावटी स्टिकर, तो सजावटी स्टिकर जो है वो आपका 5 रुपए का है। और इन्हीं को आपको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि उसको कितना भुगतान करना होगा, ये यहाँ पर वो पूछ रहा है कि उसको कितना रुपया देना होगा। तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, इसे जोड़ लीजिए। जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 0 0 हो जाएगा, दिन को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। 5 10 15 के लिए 5 बचा कितना 1, 9 9 5 14, 14 2 16, 16 और 7 आपका हो जाएगा 23, 23 2 25, 5 30 के लिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचा कितना 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, अर्थात कितने हो गए 100 रुपए और 50 पैसे।
तो 100 रुपये 50 पैसे उसको भुगतान करना होगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 100 रुपये 50 पैसे। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो हम लोग चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर आपको चलती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 30 मई, ठीक है, 2020 को आपको 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून को पहुंचती है। 1 जून 20 को मुंबई पहुंचती है। कितने बजे पहुंचती है? 5:15 आपके यहाँ पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा वही यहाँ पर निकालना है। देखिए 30 मई को चलती है, 1 जून को पहुंचती है, अर्थात 24 घंटा तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा। अब ये 24 घंटा पूरा कब होगा? तो 23 बजे चलती है, अगला दिन 23:40 को 24 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 5:15 अर्थात 24 घंटे के बाद भी अभी चली है। 24 घंटे के बाद भी 5 घंटे 15 मिनट चली है। तो यहाँ पर 24 घंटा से पहले तो यहीं पर ये 20 मिनट कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 20 मिनट हो गया और यहाँ पर जो 5 घंटे 15 मिनट है वो तो 20 मिनट और 5 घंटे 15 मिनट अर्थात 5 घंटे 35 मिनट। 5 घंटे 35 मिनट वो गाड़ी अभी भी चली है। तो 5 घंटे 35 मिनट को इसमें क्या करना है? आपको जोड़ देना है। ठीक है, अब 5 घंटे 35 मिनट आपको जोड़ दीजिएगा तो टोटल गाड़ी कितनी चली? तो 29 घंटे 35 मिनट चली। 29 घंटे 35 मिनट ऑप्शन देख लीजिए, 29 घंटे 35 मिनट। अब 35 मिनट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वां स्थान का जो अंक है 10,000वें स्थान का जो अंक है उसके 3/4 है। 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान से 3/4 है। जो 100वां स्थान का अंक होगा 10,000वें स्थान का 3/4 है। तो क्या ये है? नहीं है। आगे देखिए 100वां स्थान का 10वें स्थान का 3/4 है। 3/4 है तो क्या ये है? ये भी नहीं है। अब यहाँ पर ये देखिए ये आपका क्या है? 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान का क्या है? 3/4 है। 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान का 3/4 है। 3/4 अर्थात 6 बटा के यहाँ पर 8 यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3/4 है। ठीक है, यही तो 3/4 है जो 10,000वां स्थान है और जो आपका 100वां स्थान है। तो वही ना कह रहा है कि एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। और यहाँ पर देखिए ये आपको संख्या क्या है? जो ये स्थिति यहाँ पर है कि 3/4 है वही स्थिति आपको यहाँ पर भी है। यहाँ क्या है स्थिति? यहीं पर देखिए यहाँ पर भी क्या है? आपको 3/4 वाली ही स्थिति है। ठीक है, अब आगे प्रश्न पढ़िए, यहाँ से आपको नहीं पता चल रहा है, आगे पढ़िएगा। आप आगे पढ़िएगा तो यहाँ पर कह रहा है कि 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। जो 10वें स्थान का अंक है वो 100वें स्थान के अंक का क्या है? 2/3 है। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी 2/3 है। 4/6 क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको जो 4/6 हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ से अभी तक पता नहीं चला। अब देखिए आगे प्रश्न में कह रहा है कि 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। जो 10वां स्थान का अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपको 2 होती है और 2 का वर्ग यहाँ पर 4 है। और यहाँ पर देखिए वो अभाज्य संख्या ही सिर्फ है, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो एक बार और भी इसे ध्यान से पढ़िएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इतना पाने के लिए इतना इतना और इतना के योग में क्या घटाना होगा। इसके योग में क्या घटाना होगा कि हम लोग इतना पाएंगे। ठीक है, इतना पाएंगे। तो यदि इसका योग हम लोग कर देंगे और यहाँ पे इसको घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि कितना हमको घटाना होगा कि इतना पाएंगे हम। तो इसका आप योग कर सकते हैं। इसका योग कीजिएगा तो कितना होगा? इसका योग आप कीजिएगा तो कर लीजिए। देखिए इकाई से इकाई को जोड़ लीजिए। 3 के 24, 24 के लिए 4 बचा कितना?
2, तो यहाँ पर 2 8 तो 10 हो जाएगा, 10 के लिए 0 बचा कितना 1। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, तो 8 है 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी क्या है 8 है, तो 8 क्या हो गया आपको 24 हो गया। तो ये संख्या आपको हो गई। तो इतना पाने के लिए क्या घटाना होगा, क्या इसमें से क्या घटाना होगा, तो इसी संख्या को हम लोग यदि इसमें से घटा लेंगे तो वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी जो इसमें से घटाना होगा। तो ये वाली क्या है आपको 17 है, 8 63 है और इसी को आप इसमें से घटा लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा 7, अर्थात 70 41, 70 41 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 41 यदि इनके योग में से हम लोग घटा लें तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी आपको प्राप्त हो जाएगी। आशा है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार में पूर्णतः, जो 16 लीटर है ना, इस 16 लीटर को 50 मग से वो क्या कर रहा है बाहर उसको पानी को निकाल रहा है, छोटे छोटे बर्तनों में भर रहा है। मग की धारिता क्या होगी, यहाँ पर मग का वॉल्यूम आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर वो क्या होगा, बस यही काम आपको यहाँ पर करना है। तो 16 लीटर में यदि हम 50 से भाग दें तो इस जो मग का है उसका वॉल्यूम आपको पता हो जाएगा कि कितना होगा। तो यहाँ पर आपको मग की धारिता सभी ml में लिखे हुए जो लीटर है पहले उसको हम लोग को ml में बदलना होगा। तो यहाँ पर आपको है ये 16 लीटर, यदि 1000 से हम लोग गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको ml हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपको ml हो गया। और यही में इसी में हम लोग क्या करना है, आप मग की धारिता निकालने के लिए मग की संख्या से क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे। मग की धारिता के लिए, ठीक है, धारिता के लिए आपको भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर आप भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 50 गुना के 100 अर्थात 20, 16 गुना के 32, 320 ml इसकी क्या हो जाएगी आपको धारिता हो जाएगी इस मग की। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपया भाड़ा दिखाता है। जो पहले 2 किलोमीटर है, पहले 2 किलोमीटर उसके लिए 50 रुपया लेता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपया का भाड़ा दिखाता है कि जब भी एक किलोमीटर चलिएगा तो 16 रुपया हम लेंगे। तब मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपया किराया दिया। कितना रुपया किराया दिया 258 रुपये किराया दिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, यहाँ पर वो आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले 2 किलोमीटर के लिए क्या कर रहा है आपको 50 रुपए ले रहा है। पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए आपको ले रहा है और यहाँ पे दिखाता है कि 16 रुपया का भाड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है वो अतिरिक्त के लिए ले रहा है। तो 258 रुपए उन्होंने दिया। तो 258 रुपए बराबर कब होंगे, जब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर जो क्या है आपको 50 रुपए तो पहले 2 किलोमीटर के लिए दे दिया। क्या किया, पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए दे दिए प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो 16 रुपए दे रही है आपको किराया। कितने किलोमीटर के लिए, अज्ञात किलोमीटर के लिए। वो क्या है किलोमीटर आपको x है, अज्ञात किलोमीटर क्या है आपको यहाँ पर x है। अब यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, इस 50 को इधर लेकर के घटाइएगा। आशा है कितनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है आपको इसमें से इसको घटाना है। तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको 208 हो जाएगा। ठीक है, अब 208 बराबर कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कीजिए 4 से 4 5 20, 4 गुना के 8, 13 चौके 52, 13 अर्थात x बराबर क्या आया आपको 13 आया। जो उसकी दूरी है वो आपको 13, x बराबर 13 आ गई। लेकिन ये जो हम दूरी माने हैं वो 2 किलोमीटर क्या है, 2 किलोमीटर के लिए x नहीं माने हैं, इसके अलावा जो है उसके लिए यहाँ पर x है। तो जो x क्या है आपको यहाँ वाली जो 50 रुपए का जो दिया है उसका यहाँ पर नहीं है। तो ये 2 किलोमीटर क्या होगा, कुल दूरी यदि निकालनी होगी तो 2 किलोमीटर उसमें जोड़ना होगा। तो यदि कुल दूरी की बात करें, यदि हम कुल दूरी की बात करें कि कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी हो जाएगी आपको 13 किलोमीटर। और पहले ही 2 किलोमीटर का 50 रुपया क्या किया है आपको दे चुका है। तो इसमें 2 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा आपको जोड़ना पड़ेगा। अर्थात कुल दूरी कितनी होगी आपको 15 किलोमीटर, अर्थात उसमें 15 किलोमीटर की यात्रा तय की।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये आपको विषय है, ये मारिया का प्राप्तांक है और ये शहनाज का प्राप्तांक है। कह रहा है कि ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर वो पहचानना है। पहला कह रहा है गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। अर्थात ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुल प्राप्तांक को आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20 के लिए क्या हो जाएगा 0, बचा कितना 2 7 2 9 9 8 17, 17 6 23 23 और 7 30 30 और 9 आपको हो जाएंगे 39। अर्थात 390 प्राप्तांक हुए मारिया के। और इनके यदि जोड़े जाएंगे इनके कितने हुए, तो देखिए 9 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 2 कितने हो जाएंगे 20, 20 के 0, 8 2 10, 10 7 17, 17 24, 24 और 7 31, 31 और 8 कितना हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। तो ये क्या होगी, ये भी 390 अंक प्राप्त की और ये भी क्या की 390 अंक प्राप्त की। यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है तो ये गलत हो गया। अब आगे देखिए ऑप्शन, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। हाँ समान है, दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया है तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।